अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के फेसबुक पेज से लाइव, और ये लाइव ट्रांसमिशन स्पेसिफिकली कोविड-19 के इम्पैक्ट और लॉकडाउन के मतलब आपको घर बैठकर जो है तफसीलात फराहम करने के लिए बेसिकली हम आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज के एक लेक्चरर मैम सादिया ज़िया, जो हमारे साथ पहले भी कोविड-19 के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन है शेयर करने में हमारे साथ पहले भी काम कर चुकी हैं, और अभी भी हमारे साथ वो लाइव में हैं। और मैम, हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं ताकि आप हमारे साथ पहले भी थी और अभी भी आप हमारे साथ जो हैं वो लाइव आई हैं, और कोविड-19 के इस इम्पैक्ट को जो है अब आप किस तरह से हम लोगों के साथ शेयर करेंगी, क्योंकि आज भी जैसे देखा जाए तो बजाय कि इसमें कमी आने के, इसमें जो है दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है इन स्पाइट ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल दैट स्टफ जो कि हमारी गवर्नमेंट ने भी लिया और जो भी स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए। तो वी वेलकम यू मैम, और आई होप कि ये सेशन जो है वो हमारी जितने भी लोग हम लोगों के साथ लाइव शेयर करेंगे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। थैंक यू वेरी मच फिज़ा। यूसीपी टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग जब से इस लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर हैं, हम लोग अब अपनी एफर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को इसके बारे में किया जा सके, लोगों को बताया जा सके, और जो पैनिक है वो किसी हद तक कम की जा सके। अब जो जिस सिचुएशन के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, यहाँ जो हमारा लोकल ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का, वो अब स्टार्ट और इसके अंदर इसी वजह से हुकूमत की तरफ से टेस्टिंग को भी बहुत तेज़ कर दिया गया है। आज तक की डेट के अंदर तकरीबन 1.5 लाख टेस्ट जौन से हैं वो हो चुके हैं। हमारी पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट लैब्स काम करी हैं, गवर्नमेंट के अंडर काम करी हैं, इसके अलावा वो लैब्स जो कि प्राइवेट लैब्स हैं और वो इन कनेक्शन हैं, तो तकरीबन 1.5 लाख टेस्ट जो सा है वो हो चुका है, और अब टेस्टों की तादाद जो सी है वो मजीद बढ़ाई जा रही है। तकरीबन रोज़ की बुनियाद पे 10,000 से ज़ायद टेस्ट जो से हैं वो रखा गया है गवर्नमेंट से कि उसको वो किया। इन टेस्टिंग के ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ है, इसका क्या नतीजा निकला है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो डिटरमिन होते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि केसेस हैं वो रोज़ की बिना के ऊपर तकरीबन 1500, 1600, 700 के केसेस इस तादाद जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अब तक जो तादाद हमारे पास आई है, जो अभी मैं वेबसाइट के ऊपर देख रही थी नेशनल मिनिस्ट्री की, उन्होंने जो कोट किया हुआ फिगर दैट इज़ 24,000 and 73 cases which are confirmed with the COVID-19, और जो डेथ रेट उसके हिसाब से भी 564 अनफॉर्चुनेट डेथ्स जो सी हैं हमारे पास हुई हैं इस डिजीज़ की वजह से या इससे रिलेटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड और कॉजेज़ की वजह से, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर डेथ्स हो रही हैं उनको हम प्योरली कोविड रिलेटेड डर रहे हैं, इन्फेक्शन की वजह से हो रही हैं, लेकिन उसके अंडरमाइन बहुत से और इन्फेक्शन भी हैं या उनको जो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चल रहे थे उसकी बिना डेथ जॉन्सी हैं वो क्लेम हो रही हैं अलॉन्ग विद दिस। तो अब तक हमारे पास 564 डेथ जॉन्सी हैं वो हो चुकी हैं, और अगर हम इसका स्टार्ट देखें तो अब हमारे पास जो स्टार्ट है वो 2.3% है। इसमें ये ज़रूर मैं कोट करना चाहूँगी कि अब हम लोग जौन सा है, हमें अब इस सिनेरियो की ज़रूरत है कि अब हम कंपैरिजन्स पे जाएं कि वो कंट्रीज़ जो कि हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनको हम साउथ एशियन कंट्रीज़ कह रहे हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर सिचुएशन कैसी है, क्योंकि हम लोग तकरीबन एक ही ख़ित्ते को जौन सा है वो शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो इस सिलसिले के अंदर ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क ने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी शौकत खानम हॉस्पिटल में, जो कि लास्ट वीक हुई थी, और प्रैक्टिशनर से साउथ के participate था, and I was fortunate enough being a member of Global Health Network कि मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई थी। That was a webinar obviously with social distancing, और उस वेबिनार के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई, और फिर हमें लगा कि शायद पाकिस्तान ज़्यादा फॉर्चुनेट है। किस हवाले से है वो मैं इसका आपको मैं इसका कंपैरिजन बताती हूँ। इस वक्त जो इंडिया सारीन हमारे साथ उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने क्लेम किया है कि इंडिया के अंदर जो डेथ रेट है अभी तक 3.4 से एक्सीड कर चुका है। 3.4% से उनका डेथ रेट इंक्रीज कर, तो उनकी पॉपुलेशन भी बहुत है, वहाँ जो वर्किंग क्लास है वो बहुत ज़्यादा है, जो इंडिया से बाहर काम करती है, बट स्टिल
हमारे अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से हम भी थोड़ा अपनी साउथ एशियन कंट्री में से सेफर साइड पे हैं। सेकेंडली जो डॉक्टर यातिनका थी, दैट वाज फ्रॉम बांग्लादेश। उन्होंने कोट किया कि बांग्लादेश के अंदर रेट जौन सा है डेथ का, दैट इज एक्सीडिंग फ्रॉम 0.5, और वहाँ ज़्यादा डेथ रेट जौन सा है वो यंग जनरेशन का है, मतलब बहुत यंग जो लोग हैं विद इन द एज ऑफ 25 to 30, उनके डेथ रेट ज़्यादा कोट हो रहे हैं। इसी तरह के जो स्पेक्टर थे, उन्होंने जो फिजिशियन थे उन्होंने हमसे शेयर किया कि श्रीलंका के अंदर जो डेथ रेट है वो क्लेम किया जा रहा है अब तक 2.7 से अबव। तो ये सारी सिनेरियोज थे, और इस सिनेरियो में डेथ रेट्स की बात हुई, और हमारे जो एक्शन रेट और जो उस रेट की बात हुई कि जिसपे हम लोगों के डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, रैपिड टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, इसके अंदर एंटीबॉडी टेस्टिंग भी है, पीसीआर भी है, तो डबल चेक किया जा रहा है लोग। और इस फिर हमारा जो डेथ रेट वो फिर भी उस हिसाब से कम है, ये अल्लाह ताला का बहुत करम है पाकिस्तान के ऊपर। फिर इसके बाद इवन अगर हम टेस्टिंग की अपनी रह भी तो तब भी हमारा जो रेट है, जो इन्फेक्शन रेट है वो फिर भी थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू दी अदर साउथ एशियन कंट्रीज। मैम देखा जाए तो लाइक लॉकडाउन से पहले ये बोला जाता था कि अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो इसमें कमी आ जाएगी बिकॉज लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, क्वारंटाइन हो जाएंगे। लेकिन मैम ये भी देखा गया है कि उस लॉकडाउन के ऊपर तो खैर कोई इतना अमल नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो मैम ये जो बीमारी है या ये जो भी कोरोना वायरस है, ये इस कदर इतना फैलने का वजह वो भी आपने अभी बताया कि जो यंगस्टर्स है एज सच उसकी कोई मेडिकेशन या इसकी कोई जो वैक्सीन है वो प्रिपेयर हुई हो कहीं पर। जी फिज़ा, इसमें यही है कि पहले तो यही दुनिया भर के अंदर जितनी भी मेडिसिन, जिसको पहले हर 1-2 हफ्ते के बाद एक मेडिसिन को क्लेम किया जाता था कि ये मेडिसिन शायद बहुत अच्छी इसके ऊपर काम कर जाएगी, या इस मेडिसिन से जो सा रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे और लोग रिकवर हो रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको 3-4 मेडिसिन के नाम बताती हूँ। एक तो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जौन सी थी, वो मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा उसका सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चर्चा रहा। फिर इसके अलावा अखबारात के अंदर, कॉलम्स के अंदर आता रहा कि ये बहुत परफेक्ट है, और अगर आप इसको अजिथ्रोमाइसिन के साथ मिक्स करके जौन सा है इस दवाई को यूज़ करेंगे तो आपके पेशेंट्स, लेकिन अंडर दी कंसिडरेशन ऑफ योर डॉक्टर, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत से फिजिशियंस ने इस चीज़ को क्लेम किया है कि ऑल्दो इसके रिकवरी रेट थे, रिकवरी से हो रही थी, लेकिन जब आप कोई दवाई मैसिव लेवल के ऊपर लोगों को देना शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको एफडीए और दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं उनका अप्रूवल चाहिए होता है, और उस अप्रूवल से पहले आपको तकरीबन 3 ग्रुप्स के अंदर इस दवाई को स्टडी करना होता है। एक आपका कंट्रोल ग्रुप होता है, एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, और फिर एक कंपैरिजन ग्रुप्स हम बना लेते हैं, सब ग्रुपिंग्स हम करते हैं जब हम रिसर्च की बात करते हैं। तो उन ग्रुपिंग्स के ऊपर इसका किसी भी तरह से टेस्ट अभी नहीं हुआ था, तो कोई भी ड्रग ऐसे रिकमेंड नहीं की जा सकती थी। तो ये तो बिल्कुल लोग अपनी तरफ से इसको यूज़ कर रहे हैं। इवन इंडिया वालों ने भी क्लेम किया था, डॉक्टर ने इसको बताया कि हम ये लगा रहे हैं, ये दवाई हम यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल इट नीड्स टू बी कंसीडर्ड कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये दवाई अगर काम करेगी भी तो हम इसको वैलिड नहीं मानते। फिर इसके बाद जो पाकिस्तानी फिजिशियंस थे उन्होंने इस चीज़ कहा कि वाकई ही ये दवाई जौन सी है उसको जब तक हम अप्रूवल के साथ, और क्योंकि जो दवाई का यूज़ है वो सिर्फ 15 से 20 लोगों, तो 15 से 20 लोगों को रिकवर करा, तो दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर कि ये हर एक पे काम कर जाए। लाइकवाइज जो 2-3 और एंटीवायरसेस थी उनको उन्होंने कोट किया था, जिसके अंदर लोपीना वायर था, एक दवाई, और एक रिटिनो वायर है। ये दोनों आरएनए बेस्ड वायरसेस के अगेंस्ट काम करती हैं। इन दवाइयों का भी हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर काम किया गया, फिजिशियंस ने इनको भी चेक किया। अगेन तो इनका रिएक्शन, इनका जो रिकवरी रेट था पेशेंट का वो नॉन सिग्निफिकेंट रहा, तो ये भी अभी काम नहीं कर रही। जहाँ तक वैक्सीन की डेवलपमेंट का ताल्लुक है, वैक्सीन की डेवलपमेंट में अगेन वी नीड एटलीस्ट 3 months, क्योंकि इस वक्त चाइना, यूएसए और यूके ये लोग ट्रायल्स के ऊपर आ गए हैं। लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर किया है वैक्सीन के ट्रायल्स के लिए कि वो इस वैक्सीन को इंसानी बुनियादों के ऊपर अपने जिस्म में दाखिल करने के लिए तैयार हैं, और फिर अगर उन पर कोई इफेक्ट आता है तो हमें पता चलेगा कि ये वैक्सीन कितनी वैलिड हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें मजीद 3 महीने दरकार है। लेकिन इसके कंपैरिजन में हमें उन कंट्रीज़ को भी देखना चाहिए जिन्होंने लॉकडाउन्स नहीं किए थे।
उन्होंने ना तो लॉकडाउन्स किए, और अगर लॉकडाउन किए तो बहुत ही जौन से वो मॉर्निंग कर्फ्यू नाफिज नहीं किया। उसके कंट्रीज का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगी, सर फहरिस्त है स्वीडन। स्वीडन में हमारे कुछ स्टूडेंट्स, हमारे अपनी यूसीपी के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने गए हुए हैं हायर स्टडीज़ के लिए। मेरी उनसे बात होती रहती है। उनकी यूनिवर्सिटी और स्कूल्स जो हैं वो ओपन हैं। उन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन नहीं किया, और वो ज़्यादातर उनके जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं उन्हें, कि अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उनके मुताबिक ये इन्फेक्शन तब जब तक एक्सपोज नहीं हो जाएंगे बॉडी इससे नहीं लड़ सकती। तो वो अपनी लोगों को बड़े कंट्रोल्ड माहौल के अंदर आउट द लॉकडाउन लोगों को एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं कि लोग अपना जो और स्टिल वो काफ़ी कुछ नहीं है और काम चल रहा है उनका, तो हमें उनसे भी सीखना है। फिर जब लॉकडाउन बहुत ज़्यादा सख्त था, क्योंकि अब तो आज ऐलान हो गया है 9 मई से जौन सा है वो लॉकडाउन पार्शल किया जा रहा है और कुछ आवर्स के लिए इसको वो खोल रहे हैं, लेकिन स्टिल हमें अब ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमारी अपनी जिम्मेदारी आ गई है कि हमने खुद अपने लिए कितनी प्रिकॉशंस जौन सी हैं वो लेनी है। ठीक है। फिर आपने जो मेंशन किया कि हमारे जो यंग एज जो लोग हैं या हमारे जो बच्चे हैं, और बहुत सी डेथ्स ऐसी भी क्लेम हुई हैं पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ही यंग डेथ्स थी, 20 से 25 साल के दरमियान के बच्चे भी इसकी जद में आए हैं और उनकी डेथ्स हुई हैं। तो उसमें मैं आपसे ये आपको बताती चलूँ कि हमारे यहाँ जो टोबैको कंज्यूमर्स हैं, सिगरेट नोशी या अल्कोहल का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे सिगरेट नोशी, जो तंबाकू का इस्तेमाल है यंग बच्चों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो डेथ्स क्लेम की हैं अकॉर्डिंग टू द WHO, हर साल टोबैको की वजह से तकरीबन 7 मिलियन लोग अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं। और पाकिस्तान में एक रिसर्च पेपर पिछले साल शाया हुआ था जिसके मुताबिक पाकिस्तान की 14% यूथ जौन सी है वो सिगरेट नोशी का शिकार है। तो जो सिगरेट नोशी जो लोग बच्चे करते हैं उनकी हेल्थ पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनके लंग्स पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, और अगर उसके दौरान अनफॉर्चुनेटली वो इस इन्फेक्शन की तरफ एक्सपोज होते हैं तो उनको बहुत हार्ड टाइम देखना पड़ सकता है ड्यूरिंग दिस इन्फेक्शन। तो इसलिए लॉकडाउन का होना या लॉकडाउन का उठ जाना ये गवर्नमेंट की डिसीजंस हैं अगर वो करती है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वी स्टिल डू डिफरेंट प्रिकॉशंस in the form of social distancing or in the form of different precautionary measures जो हम individually ले सकते हैं। इसके अलावा मैम आपसे क्वेश्चन ये है कि जब हम हाउस होल्ड की तरफ आते हैं तो हमारा एक मेजर प्रॉब्लम है वो है ग्रॉसरी। लाइक जितने भी लोग हैं उन लोगों को ग्रॉसरी के लिए बाहर आना जाना पड़ता है। तो मैम यूजुअली लोगों के पास एक डिटोल वाला और एक स्प्रे होता है, वो लोग उस स्प्रे को करते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर भी, और इस तरह से कि अगर हम लोग ये बाहर से लेकर आए हैं तो इन पे जर्म्स होंगे या इस तरह की कोई चीज़ होगी। तो क्या मैम वो वाकई बेनिफिशियल है, या फिर वो अलग से लाइक एक तो जर्म्स अगर हम बाहर से ले रहे हैं उसको लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम दूसरा उसके ऊपर केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो क्या वो मतलब आपको बेनिफिट करता है या उल्टा नुकसान है? फिजा आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हुई है। मैम मैंने आपसे पूछा कि जो कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? यस मैम, जो लोग ग्रॉसरी के लिए बाहर जाते हैं, जब वो ग्रॉसरी करके वापस आते हैं तो दे यूजुअली हैव स्प्रेज, जिन स्प्रेज को वो अपनी ग्रॉसरी मटेरियल के ऊपर जो है वो करते हैं और उससे उनको ये फील होता है कि लाइक जर्म्स जो है वो जा चुके हैं। तो मैम उन केमिकल्स का कोई साइड इफेक्ट हो अगर हमारे लाइक उसके ऊपर, हमारी वेजिटेबल्स के ऊपर या हमारी ग्रॉसरी के ऊपर उन केमिकल्स का कोई इफेक्ट हो? ओके अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन अभी भी बार बार किया जा रहा था कि जो हमारी ग्रॉसरी करने का, आप शायद इस हवाले से पूछ रही हैं क्योंकि आवाज़ मेरी कट गई थी। तो ग्रॉसरी के हवाले से आप शायद पूछ रही हैं फिजा, कि जो ग्रॉसरी के थ्रू हमारे घर में जो वेजिटेबल्स के थ्रू इन्फेक्शन आता है। यस मैम। अच्छा, बिल्कुल इसका यही है कि ये बाकी काफ़ी डिबेट हुई थी उस वक़्त भी हमारी जो डिफरेंट वेबिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं उसके अंदर भी डिबेट हो रही थी। एक वेबिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट जिनसे वो कंडक्ट किया था डॉक्टर सानिया निश्तर ने, और उसके अंदर भी आई वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो उसके अंदर ये बात हुई थी कि जो ग्रॉसरी है और जो फूड रिलेटेड जो इन्फेक्शन है जो हम तक
आ रहा है, जो सस्पेक्ट किया जा सकता है। इसके अंदर उन्होंने ये बताया था, वहाँ के जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे या फूड प्रैक्टिशनर्स थे, वो ये बता रहे थे कि जो फूड रिलेटेड जो कोविड-19 का जो ट्रांसमिशन रेट है, वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अगर आप ग्रोसरी करने बाहर जाते हैं, अपने घर से कोई चीज़ लेने जो फल सब्जियाँ हैं वो लेने आप बाहर जाते हैं, आप जब उसको घर में लेके आएँ तो सिंपल अपनी फल या सब्जी को धोने के बाद उसको पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें, और धोने के बाद तकरीबन आधा घंटा 30 to 35 मिनट्स आप सूरज के सामने उसको एक्सपोज करते हैं, सूरज की रोशनी में। और इसके बाद जब आप उसको खाने को पकाते हैं या उन सब्जियों को आप यूज़ करते हैं, तो वो किसी भी किस्म के वायरस से पाक होती हैं। सनलाइट का एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअली भी, हमारे लिए भी। इसमें मैं आपको 2 टाइम बता देती हूँ। एक सुबह, आजकल क्योंकि रमज़ान करीम का महीना है और हम लोग तमाम रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह, और सुबह के टाइम सहरी के बाद, नमाज़ के बाद एक बहुत ही अच्छा वो मौका होता है हमारे पास। तो ज़रूर जिस वक़्त सूरज की रोशनी अभी हो रही होती है, तलू हो रहा होता है सूरज, उस वक़्त सूरज की रोशनी में एक्सपोज़ हों, अपने सहन में, अपने घर के बाहर बाग में या अपनी गली में थोड़ा-सा अपने आप को एक्सपोज़ करें उस सनलाइट के अंदर। ये आपके लिए बेस्ट सनलाइट है। इसके बाद जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान, उस वक़्त भी आपकी असर की नमाज़ से पहले का वो वक़्त है, बहुत अच्छी रोशनी होती है सूरज की। थोड़ा-सा अपने आप को एक्सपोज़ करें, कपड़े बाहर वो पहन के जा रहे हैं, ग्रोसरी करके आप घर आ रहे हैं, उन कपड़ों को सूरज की रोशनी के अंदर एक्सपोज़ कर दें। और बाकी जो हमारा एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो हमारा जो मॉड है खाना बनाने, वो इतना ज़्यादा पहले ही जौन-सा हम लोग कुक बहुत अच्छा करते हैं अपने खुराक को। तो मैं तो अक्सर कहती होती हूँ कि जिस तरह कुकिंग हम करते हैं उसमें हार्डली कोई विटामिन बचता होगा। तो रिगार्डलेस दैट कि उसमें से हम वायरस ढूँढने के वायर ही नहीं बचा। तो हम लोग जिस हीट पे जिस तरह से हम कुकिंग करते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो जो रेट है उसके अंदर एज़ सच ग्रॉसरी से ट्रांसमिशन नहीं है। ठीक है, एक और छूट कर दूँ, लोग शायद मुझे चिकन या जो बीफ है या बकरे का गोश्त है उसके थ्रू भी आप तक वायरस आ जाएगा। अनटिल और अनलेस, ऑल्दो ये एक मैमल्स का वायरस है, मैमल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, लेकिन ये मुर्गी के गोश्त से आपको नहीं आएगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी के गोश्त को अनटिल और अनलेस आप कच्चा ना खाएँ या हाफ कुक ना खाएँ, और ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरह की खुराक को जौन-सा है कंज़्यूम करने का। तो आप अगर अपनी खुराक को अच्छी तरह कुक करके खा रहे हैं, तो खुराक से या फूड रिलेटेड जो कोविड-19 की सिचुएशन है वो कंट्रोल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। एट लीस्ट इस वक़्त पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अलावा मैम ये भी कहा जाता है कि विटामिन्स की कंजम्पशन से, लाइक विटामिन सी की कंजम्पशन से इस वायरस के अंदर या इस वायरस के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और लाइक आई थिंक अमेरिका में जो लेमन्स हैं उनको बैन कर दिया गया था, बिकॉज़ वहाँ पर लेमन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये सुनने के बाद कि विटामिन सी से इसका कंट्रोल हो रहा है। तो मैम विटामिन्स के कंजम्पशन पे आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, ये आपने फ़िज़ा बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन किया है। ये बड़ा ही पिंचिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जिस वक़्त ये पैंडेमिक का और चीज़ स्टार्ट हुई थी ना, उस वक़्त ये 2 विटामिन्स के नाम बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे। एक विटामिन सी था और एक विटामिन डी था। मैंने पहले बात की रोशनी में आपने सुना है, ये विटामिन डी ही का सोर्स है असल में। ये जो दोनों विटामिन्स हैं, विटामिन सी और डी, ये असल में आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो इम्यून सिस्टम है, जो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो आपकी बॉडी के साथ मिलकर लड़ता है बाकी आने वाले तमाम तर जरासीम से, ये उनसे लड़ने में आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ये विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इनकी एक ख़ास मिकदार है जिसको यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि विटामिन सी को अगर आपने यूज़ करना है, तो ये मैंने पहले भी काफ़ी टॉक्स में इसको बताया है कि 78 मिलीग्राम, इफ़ यू कैन सी ऑन इट, द 78 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी, दिस इज द ओनली रिकमेंडेड अमाउंट फॉर अ डे। एक दिन के अंदर 78 मिलीग्राम विटामिन सी अगर आप लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है। और पाकिस्तान के अंदर जो विटामिन सी की पिल्स मौजूद हैं, वो या तो 500 mg की आती हैं या 1000 की आती हैं। तो हमारे पास विटामिन सी को अपने अंदर लेके जाने का और अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करने का सोर्स जौन सा है वो बहुत ही, इस वक्त मार्केट में शिमला मिर्च अवेलेबल है,
सब्जियों के अंदर ब्रोकली अवेलेबल है, बंद गोभी अवेलेबल है, लेमन अवेलेबल है। लेमन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो अगर आप एक लीमू इफ्तार के वक्त अपनी ड्रिंक के अंदर ले रहे हैं, या अगर आप कुछ सब्जी है वो विटामिन सी वाली बना रहे हैं जिसका मैंने जिक्र कर दिया है जितने, तो आपकी ये मिकदार पूरी हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स्ट्रा लेने का। जहाँ तक विटामिन डी का सवाल है, विटामिन डी एग के अंदर मौजूद है। आप अंडा खा सकते हैं बिल्कुल सहरी के अंदर या इफ्तारी के अंदर, जिस तरह भी आपका मूड बनता है, किसी भी फॉर्म में ले लें। बर्गर ले लें उसका, या आप कबाब के ऊपर अंडे को लगा के ले लें, बॉयल एग ले लें, इट्स आप। सो ये दोनों विटामिन एसेंशियल हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, आपकी बॉडी को लड़ने में मदद देते हैं, लेकिन इनका सोर्स नेचुरल अगर हो तो वो बेस्ट है। बी नेचुरल इन दिस सिचुएशन राइट अवे। और एक और क्वेश्चन था मैम, वो ये था कि लाइक शुरू से ये क्वेश्चन एक इसी तरह विटामिन की कंजम्पशन के साथ था कि अगर आप गर्म पानी पीते हैं या अपने आप को रेगुलर बेसिस पे स्टीम करते हैं, लाइक स्टीमिंग जो होती है वो करते हैं, तो उससे भी इस वायरस की जो वो है एक जो उसका इफेक्ट है उसमें कमी आती है। तो इसके बारे में अगर कुछ बता दें, लाइक जो गर्म पानी पीना है उसका क्या अच्छा, बेनिफिट ये है? जो स्टीम का, अच्छा, गर्म पानी और स्टीम का जहाँ तक ताल्लुक है ना, जो गर्म पानी पीना है, गर्म पानी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि उबलता हुआ पानी या खौलता हुआ पानी। गर्म पानी का मतलब है कि पानी आपके बॉडी टेम्परेचर से 0.5 सेंटीग्रेड अबव हो। 0.5 लाइक आपका बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका जो पानी अगर आप गर्म पीना चाह रहे हैं तो वो आपका 37 सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। नीम गर्म पानी, जो पानी आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। ये पानी वैसे ही आपके मैदे के बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली हम कहते हैं लोगों को कि अलल सुबह या सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आप ज़रूर पानी जो सा ये वाला पिए, लेकिन इससे वायरस को किल करने में कहीं मदद नहीं मिलती। आपकी बॉडी का वायरस इससे किल नहीं होता। ये है कि आपका जो स्टमक है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, और आपकी इम्यूनिटी पे एज सच का जो सा है वो किसी हद तक हम सकते हैं कि उसका आ जाता है। स्टीम जो है, हाँ, इसके हक में स्टीम जॉनसन है या ऑक्सीजन थेरेपी, इसको बहुत से हॉस्पिटल्स ने यूज़ किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पहले बात की है कि वैक्सीन तो नहीं है। तो ये जो स्टीमिंग है, दिस इज फॉर द रिलीज ऑफ द कंजेस्शन विच इज क्रिएटेड विद इन योर नेजल कैविटी एंड द चेस्ट। तो जिस वक्त खांसी, नज़ला, बुखार या कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर असल जो हमला है वो उनकी नेजल कैविटी पे, उनकी चेस्ट कैविटी पे होता है। सीने के अंदर हमारे फेफड़े जो हैं, और हमारे फेफड़ों के अंदर ब्रोंकाई हैं जिनके थ्रू फैलना और सिकुड़ना होता है फेफड़ों ने, वो उनकी जो सतह है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है इस वायरस की वजह से, और अक्सर खांसी के अंदर ऐसे पेशेंट्स को ब्लीडिंग भी होती है। तो अगर आप स्टीम ले रहे हैं तो स्टीम से ये होता है कि एक तो आपकी नेजल कैविटी के अंदर जो नमी है वो जाती है, फेफड़े आपके जो हैं वो नमदार रहते हैं, और खांसी करते या खांसते हुए आपके फेफड़ों को जोर कम लगाना पड़ता है। तो स्टीम जो सा है वो ईज आउट करती है इस सिचुएशन के अंदर। स्टीम जो सी है वो किसी हद तक ठीक, तो इससे राजी हैं कि बिल्कुल ये होनी चाहिए, की जानी चाहिए, लेकिन इसका टाइम है 2 से 4 मरतबा आप करें। और तौर पे बहुत से लोग आजकल जो ख़ास तौर पे मार्च के महीने में इसको रोज़ की बुनियादों पे अपने बच्चों को भी करवा रहे थे। बहुत से हमारे कोलीग से इस बात होती तो कहते हैं यार हम रोज़ स्टीम ले रहे हैं। तो इट इज़ गुड। स्टीम लेना जो सा है आपकी फेफड़ों की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको कैरी ऑन करते हैं। इसके अलावा मैम एक क्वेश्चन जो यूजुअली अराइज होता है वो ये होता है कि जब हम लोगों ने यूजुअली यही सुना कि जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी वैसे वैसे ये वायरस जो है ये कम होता जाएगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा। मतलब यूजुअली आई थिंक एक कोई वो रिपोर्ट थी उसके अंदर ये लिखा था कि दिस वायरस कैन नॉट सर्वाइव अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ ऐसा था। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका इस वायरस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? अच्छा, टेम्परेचर के हवाले से वायरस का आया था तो उसके हवाले से ना काफ़ी लोगों ने कहा था कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा आएगी तो ये वायरस खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसका एक आपको एस्पेक्ट बता दूँ कि उस वक़्त बहुत से साइंटिस्ट कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, गर्मी का इस पे कोई असर नहीं है। और अब भी इस हवाले से यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि गर्मी का जितने टेम्परेचर हमारा है, जैसे अब कल कराची का जो टेम्परेचर था, वहाँ हीट वेव स्टार्ट हो गई है और कराची के अंदर कल का टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है? लेकिन कल ही कराची के अंदर 516 नए केसेस भी आए हैं। तो टेम्परेचर के अंदर हाई टेम्परेचर के अंदर इवन आप 40 पे भी जाएं भी वायरस किल नहीं होगा, वायरस नहीं खत्म होगा। एक चीज जो पॉजिटिव होगी वो ये कि वायरस का जो फैलाव है, जो इसकी ट्रांसमिशन रेट है, वो कम हो जाएगा। गर्मी के अंदर जब हीट वेव चलती है ना, हमारी हवा होती है वो भारी हो जाती है और उसके वक्त उसमें ये होता है जो आपका सूरज की शुआएं है या आपका जो सूरज की रोशनी है वो नेचुरल क्लिंजर है, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। तो जिस वक्त गर्मी बढ़ेगी या हवा के अंदर दबाव गर्मी का बढ़ेगा तो जर्म्स खुद ब खुद ही जो सा है वो सीज होना शुरू हो जाते हैं, किल नहीं होते, सीज हो जाते हैं। हम सिर्फ बैक्टीरिया के केस में ये कह सकते हैं कि वो हाई टेम्परेचर पे मर जाता है, लेकिन वायरसेस जौन से हैं वो सीज कर सकते हैं अपनी ट्रांसमिशन, अपनी रिप्रोडक्शन को, अपनी जौन सा है वो ट्रांसक्रिप्शन को, हम इस अपने डबलिंग पीरियड को। फ्रांस के अंदर एक केस स्टडी उन्होंने कंडक्ट की, वो पेशेंट्स जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे, उन्होंने उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उनकी बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन रखते थे, क्योंकि इससे ज़्यादा का टेम्परेचर जाएगा बॉडी का तो आपकी बॉडी के ऑर्गन कोलैप्स कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पेशेंट्स को फ्रांस में कैसे रिकवर किया कि उनकी बॉडी को हर हालत में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड नहीं करने दिया। उससे क्या हुआ कि वायरस का ट्रांसक्रिप्शन रेट हो गया, वायरस अपने आप को सीज आ गया उन पेशेंट्स की बॉडी के अंदर। जैसे जैसे वायरस ने अपने आप को सीज किया, पेशेंट जौन से उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती चली गई और वो खुद ब खुद ही रिकवर होते गए। इसको हम कहते हैं कि ये आप इम्यूनिटी क्रिएशन की भी एक वजह बन सकता है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर, अगर आपको कोविड-19 हो गया या अभी नहीं हुआ लेकिन आपके इर्द-गिर्द का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, तो वायरस अपना ट्रांसक्रिप्शन रेट कम कर देता है। उससे ये होता है कि आपके इन्फेक्शन का फैलाव कम हो सकता है। ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है और इस पे बहुत से जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो इस पे एग्री कर रहे हैं कि वायरस का जो रेट है वो कम हो जाता है, ट्रांसमिशन रेट कम हो जाता है, लेकिन स्टिल हमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग हम पूरा साल रखेंगे, आई थिंक दिसंबर, जनवरी, नेक्स्ट दिसंबर तक सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी पड़ेगी। हमारे स्कूल कॉलेज भी जाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाती हैं, हमारे ऑफिसेज ओपन हो जाते हैं, स्टिल हमें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एक अच्छी कौम का मुजाहरा करना है, एक अच्छी कौम के शहरी होने का मुजाहरा करना है, अपने आप को भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है। और इसी के साथ हम लोग इस जो इन्फॉर्मेटिव सी शॉर्ट लाइव सेशन था इसको एंड करते हैं। और मैम आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या आप एक मैसेज ऐसा जो अपनी तरफ से देना चाहें अपने हाथों को धोने पर और अपने सोशल डिस्टेंसिंग पर, और बेसिकली अब क्वारंटाइन तो हम नहीं कह सकते कि लोग होंगे, लेकिन जो ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो इसके ख़त्म होने की वजह से या पार्शली जो ख़त्म हुआ है उसकी वजह से जो हम लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर्स करने हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ी सा गाइड कर दें। जी फिजा, इसमें यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशनरी मेजर्स ही सिर्फ इसका एक हल है। अभी तक हमारे पास इसकी कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन, और इस पे हम अगर यही सोच के बैठे रहेंगे कि वैक्सीन आ जाएगी और हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें मिलकर अपने लोगों को एक ही पैगाम देना है, अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, कोलीग्स को, जो लोग हमें सुन रहे हैं जिनकी ज़िंदगियों में हम कोई पॉजिटिव एक चीज़ या पॉजिटिव नोट पे हम उनको एक अच्छी चीज़ बता सकते हैं, वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस कीजिए। ये एन इस्लामी चीज़ है। आप फासले से, तरीके से, ख्याल से मूवमेंट करें, अपने लोगों से मिलें, अपने घर वालों से मिलें, लेकिन उसको एक तरीक़ाकार को फॉलो करें और खाने पीने के दौरान
हुए, खांसी करते हुए हाथ की बजाय अपनी एल्बो का यूज़ करें, टिश्यू पेपर अपने साथ रखें, अपने चेहरे को कवर रखें। और अगर आप घर से बाहर जाते हैं और अगर आपको सस्पेक्ट है कि आप किसी ऐसे समय में गए हैं, किसी को भी नज़ला, खांसी या ज़ुकाम था, आकर आप अच्छी तरह बात करें, अपने कपड़ों को धूप में एक्सपोज़ करें। ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो सफाई का हिस्सा हैं, और इस्लाम के अंदर सफाई आपके ईमान का निस्फ़ हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर टाइम कोई नहीं है कि हम अपने आप को स्पिरिचुअली रिवाइव करें, हम अपने आप को स्पिरिचुअली उसी ज़ात से जोड़ लें जिस ज़ात ने हमें तख्लीक किया है और जो अब तक और एंड तक रहेगी। तो हम चाहे जितनी मर्ज़ी तरक्की करें साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन हमारा असल, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा कनेक्शन जौन-सा है वो अल्लाह ताला से बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर एक मज़हब और हर जौन-सा है रिलिजन या हर एक फ़िक़ा, हर एक मसलक यही आपको इस वक़्त बता रहा है, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, या चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, किसी भी तरह का जो रिलिजन है वो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी रहा है, इखलाकियात की तरफ लेके जा रहा है। तो अपने आप को समझें, मीडिएट करें, अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बहाल करें, और सोशल डिस्टेंसिंग और गुड प्रैक्टिसेस को अपना हिस्सा बनाएं, अपने बच्चों की ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत जल्द वैक्सीन की शायद फिर उस वक़्त हमें यही लगे कि वैक्सीन एक जौन सी आ जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज़ हम अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी कंट्री जो कि हिट लिस्ट थी कोविड के, और जो जो लोग जिन्होंने एक दिन में मेरे ख्याल लाखों लाशें भी उठाई हैं, जिसके अंदर इटली अभी हमारे सामने है, स्पेन के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, ईरान के अंदर बहुत प्रॉब्लम थी। अब वो कंट्रीज़ भी अपने वापसी की तरफ जा रही हैं। और एक और मैं चीज़ मेंशन करूँगी कि इस पैटर्न को ज़रूर देखें। 70 डे पैटर्न ये वायरस फ़ॉलो कर रहा है अब तक। 70 दिन from its infection till its peak to the flatten of the peak. 70 डेज का एक पैटर्न है जो ये वायरस फॉलो कर रहा है। और अब 70 दिन के बाद आप देखें कि स्पेन, ईरान 7 मई से, और स्पेन 10 से, और अगेन 9 मई से वो लोग अपने आप को, अपने स्कूलों को, अपने पार्क्स को पार्शली खोल रहे हैं। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ 70 डे पैटर्न। अगर आप इसको कलेक्टिवली इसको ऑब्जर्व करते हैं कि आपने अपने आप को इन दिनों में लॉकडाउन में रखा हुआ था, हम अभी तक लॉकडाउन में हैं, घरों से बाहर हम बहुत कम जा रहे हैं, और अब भी लॉकडाउन ईजी हुआ है, लेकिन स्टिल बहुत ही ख्याल से और सोशल डिस्टेंसिंग को अगले 3 से 4 महीने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे इस क्राइसिस से। थैंक यू सो मच इतनी पॉजिटिव न्यूज़ को शेयर करने के लिए। और इसी के साथ हम इस बात की जो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा ये जो सेशन था ट्विटर से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।